आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। यौम आज़ादी की आप तमाम लोगों को पुरखुलूस मुबारकबाद। आज़ादी की खुली फिजाओं में खुलकर सांस लेना, चौराहे पर बेखौफ खड़े होकर बेबाकी से अपनी बात रखना, अपनी मर्जी से पूरी आज़ादी के साथ अपने मजहब की पैरवी करना, रसूमात अदा करना, त्योहार मनाना बेशक आज आम बात लगे, लेकिन गुलामी से आज़ादी तक का मुश्किल सफ़र हमारी नस्लों ने नहीं जिया। हमने किताबों में पढ़ा है, कुछ ख़ास दिनों में जिया है। ये सारा खुशगवार माहौल, ये खूबसूरत वर्षा जिस पर हम अपना दावा पेश करते हैं, जिसने आज चांद पर पानी की तलाश शुरू कर दी है। दुनिया मंगल पर जिंदगी को तलाश कर रही है। सब की सब कर्जदार है उन बहादुर बेटों की, जिन्होंने बिना किसी मोहमाया के अपने ख़ानदानों को गैर महफूज छोड़कर हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। फांसी के फंदे पर ऐसे शान से चढ़े जैसे कोई अपनी शादी में घोड़ी न चढ़े। बहादुर बेटों की इस लंबी फहरिस्त में दर्जनों नाम हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। जंग आज़ादी की इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कई नाम मुस्लिम मुजाहिदे आज़ादी के भी हैं, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। किसी को फांसी पर लटकाया गया तो किसी को गोलियों का निशाना बनाया गया। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम ताउन दिया। यूसुफ मेहर अली में आज़ादी का जुनून इस कदर था कि 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते एक जंगजू की तरह बर्ताव करने लगे थे। पढ़ाई उनकी पूंजी थी, इसे नहीं छोड़ा, लेकिन आज़ादी की जंग में खुद को झोंक दिया। इस नौजवान ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को एक जलसे में सुना। इसे दोनों लीडरान की स्पीच का जादू कहें या फिर इस नौजवान का मुल्क के तई जुनून। जलसा खत्म होने के बाद ये नौजवान आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा। दो जुलाई 1950 को 47 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले यूसुफ मेहर के खाते में ऐसा बहुत कुछ दर्ज है जिससे आज का नौजवान फख्र महसूस कर सकता है। यूसुफ मेहर में आज़ादी का जुनून इस कदर हावी था कि 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो जंगजू की तरह बर्ताव करने लगे। 25 साल की उम्र में यूसुफ ने बॉम्बे यूथ लीग बनाई और इसी के बैनर तले साइमन कमीशन की मुखालिफत की। ट्रेड यूनियन में गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले यूसुफ और उनकी टोली पर लाठीचार्ज के बीच हड़ताल हो गई। यही वो पहला मौका था जब गांधी समेत आज़ादी के बड़े लीडरान ने यूसुफ को जाना। 1934 में यूसुफ जेल से रिहा हुए। इन 6 साल में वो लोगों की जुबां पर आ चुके थे। जेल से निकलते ही उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जैसे बराबर नजरिए के लोगों से मुलाकात की। यूसुफ ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड यूथ कांग्रेस और मेक्सिको में वर्ल्ड कल्चरल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इन दोनों सफर के दौरान उन्हें लगा कि हिंदुस्तान में असली अदब की भारी कमी है। 1942 में मेयर चुनाव के वक्त भी वो जेल में थे। कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हामी भी यूसुफ के साथ था। वो सबसे कम उम्र के मेयर चुने गए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की एक मीटिंग में मुकम्मल आज़ादी की मांग की गई। ना मानने पर एक बड़ी तहरीक का भी फैसला लिया गया। कुछ दिन बाद बड़ी तहरीक की तैयारी में नारे के इंतखाब के लिए कई लीडर बॉम्बे में जमा हुए। कई सुझाव आए, लेकिन यूसुफ का सुझाव भारत छोड़ो गांधी जी को पसंद आ गया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ही भारत छोड़ो की रैली के दौरान गांधी समेत सभी लीडर गिरफ्तार कर लिए गए। यूसुफ ने फौरन राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली जैसे साथियों को आवाज दी ताकि वो इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। इसी बीच यूसुफ फिर गिरफ्तार हो गए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका था। 1 साल बाद रिहा हुए।
भारत छोड़ो तहरीक को रफ्तार देने के लिए उन्होंने एक किताब लिख डाली। इस जुर्म में भी वो गिरफ्तार हुए। यूसुफ कुल 8 बार जेल गए। आजादी की तहरीक तेज हो चली थी। यूसुफ की सेहत काफी खराब थी, लेकिन इरादे फिर भी बुलंद थे। आजाद हिंदुस्तान में वो 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीतकर एमएलए भी बने। यूसुफ एक ऐसे इनकलाबी थे जिनकी वकालत पर भी अंग्रेज हुकूमत ने रोक लगा दी थी। 22 साल की उम्र में यूथ यंग इंडिया सोसाइटी बनाई और इसी के बैनर तले वो नौजवानों को जमा करके ट्रेनिंग देते। यूसुफ की मकबूलियत का आलम यह था कि 2 जुलाई 1950 को उनके इंतकाल के बाद बॉम्बे ठप सा हो गया। इस लीडर के एजाज में स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री बंद हो गए तो ट्राम, बस सब जहां तहां ठहर से गए थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पठान परिवार में अशफाक उल्लाह खां पैदा हुए थे। ये वो दौर था जब पूरे मुल्क में आज़ादी की लड़ाई की आग सुलग रही थी। खानदान के सभी लोग सरकारी नौकरी में थे। अशफाक से भी यही उम्मीद थी कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन अशफाक का मन बचपन से ही इन सब से दूर था। उनके दिल में मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की गहरी तड़प थी। बंगाल के इनकलाबियों जैसे खुदीराम बोस और दीगर से शहीदों की कहानियों ने उनके मन पर गहरा असर डाला और उनके अंदर इनकलाब का एक ऐसा शोला भड़का जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। अशफाक उल्लाह खां सिर्फ एक मुजाहिदे आज़ादी ही नहीं थे, बल्कि बहुत सी सलाहियतों के मालिक थे। उन्हें घुड़सवारी, निशानेबाजी और तैराकी का बेहद शौक था, जो उन्होंने सिर्फ तफरी के लिए नहीं बल्कि खुद को जिस्मानी तौर से मजबूत बनाने के लिए सीखा था। ये शौक आगे चलकर एक इनकलाबी तौर पर उनके लिए बहुत काम आया। इसके साथ ही वह नज़में भी लिखा करते थे, जिनमें वह हसरत तखल्लुस का इस्तेमाल करते थे। ये सच है कि अशफाक उल्लाह खां का मन किताबी पढ़ाई में नहीं लगता था। वह क्लास में बैठकर पढ़ने के बजाय बंदूक लेकर शिकार पर जाना या नदियों में तैरना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह तालीम से दूर थे। उनका मन मुल्क की आज़ादी के लिए चलाए जा रहे तहरीकों और हुब्बुल वतनी की कहानियों में बहुत लगता था। वे ऐसी कहानियों को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे, जिनसे उन्हें अपने मुल्क की मिट्टी और सकाफत से जुड़ने की तरगीब मिलती थी। उनके लिए ये कहानियां ही उनकी असली तालीम थीं, जिन्होंने उन्हें एक सच्चा मुहब्बे वतनी और इनकलाबी बनाया। महात्मा गांधी का असर अशफाक उल्लाह खां की जिंदगी पर शुरू से ही था। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया तो उन्हें शदीद दुख पहुंचा। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद की सदारत में 8 अगस्त 1925 को इनकलाबियों की एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर आने वाली सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटने की प्लानिंग की गई, जिसमें सरकारी खजाना था। दरअसल इनकलाबी खजाने को लूटना चाहते थे। वह खजाना अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से ही छीना था। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद लाल और मनमथ लाल गुप्त ने अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हुए लखनऊ के नजदीक काकोरी में ट्रेन से ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस वाकये के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने एक एक कर सभी इनकलाबियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां पुलिस के हाथ नहीं आए। 26 सितंबर 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 इनकलाबियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ गद्दारी करने, मुसल्लह जंग छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और मुसाफिरों को कत्ल करने का मुकदमा चलाया गया। बाद में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि 16 दीगर इनकलाबियों को कम से कम 4 साल की सजा से लेकर काला पानी तक की सजा दी गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के तीसरे सदर जमहूरिया थे। 13 मई 1967 से
3 मई 1969 को इंतकाल के वक्त तक इस ओहदे पर रहे। 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन बड़े अजीम सियासी रहनुमा के साथ साथ माहिर तालीम और दानिश्वर भी थे। जाकिर हुसैन ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अहम रोल अदा किया था। उनका मानना था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ तालीम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के तौर पर अलग मुल्क बनाने की हिमायत नहीं की। डॉक्टर जाकिर हुसैन 18 साल की उम्र से ही आज़ादी पसंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मोहम्मद अली के राब्ते में आ गए थे। 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। वो जगह जगह गए और अंग्रेजों के खिलाफ नौजवानों को तहरीक में शामिल होने को कहा। इस दौरान वो अलीगढ़ भी गए, जहां उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स को अंग्रेजी तालीम देने वाले कॉलेजेस का बॉयकॉट करने को कहा। जाकिर हुसैन पर बापू की इस अपील का गहरा असर पड़ा। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए और कॉलेज के बॉयकॉट का फैसला कर लिया। जब जाकिर हुसैन के कॉलेज बॉयकॉट के फैसले के बारे में अंग्रेज प्रिंसिपल को मालूम चला तो वो घबरा गया। उसने जाकिर हुसैन को बुलाकर पूछा तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। प्रिंसिपल ने जाकिर हुसैन से कहा कि इससे उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जाकिर हुसैन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बात न बनती देख अंग्रेज प्रिंसिपल ने उन्हें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाने का ऑफर तक दिया। उसे भी जाकिर हुसैन ने ठुकरा दिया और कहा कि उनके लिए मादरे वतन अहम है। कॉलेज का बॉयकॉट करने के बाद उनके साथी स्टूडेंट्स ने पूछा कि अब वो कहाँ पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। तो साथियों ने कहा कि ये कहाँ है? उन्होंने जवाब में कहा, हम यहीं एक तालीमी इदारा खोलेंगे जो हमारा अपना, हमारे मुल्क का होगा। इसमें ब्रिटिश हुकूमत से मदद नहीं ली जाएगी। पढ़ाने कौन आएंगे? इस पर जाकिर हुसैन ने कहा कि हमारे ही लोग तालीम देंगे। इस पर उनके साथियों ने साथ देने का फैसला किया। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के सिलसिले में उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली, डॉक्टर हकीम अजमल और डॉक्टर अंसारी से मुलाकात की। इसके बाद अलीगढ़ में बहुत छोटी सी जगह पर 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई। वहां 2 साल तक बतौर टीचर उन्होंने तलबा को पढ़ाया और सख्त मेहनत से दीगर साथियों के साथ मिलकर उसकी बुनियाद को और मजबूत किया। 1922 में वो हायर एजुकेशन के लिए जर्मनी चले गए। वहां उनको टेलीग्राम के जरिए जानकारी मिली कि जामिया को पैसे की तंगी की वजह से बंद करने का इरादा है। इसके जवाब में उन्होंने अजमल खान को टेलीग्राम से पैगाम भेजा। इसमें लिखा था कि मैं जामिया की जिंदगी भर मदद करने को तैयार हूं, लेकिन हमारे पहुंचने तक जामिया बंद न होने पाए। जर्मनी से लौटने पर उनके पास सिर्फ नजरिया था, जज्बा था और जुनून था। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए पूरी जान लगा दी ताकि जामिया सिर्फ एक तालीमी इदारा न रहे बल्कि नजरियात का तीर्थ बन जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि एक बार गांधी जी जामिया आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं चल पा रही तो इसे बंद कर दो। मैं चौंका पर खौफजदा नहीं हुआ। मैंने अजजी से जवाब दिया, बापू अगर हमने तालीम छोड़ दी तो हम स्वराज का मतलब ही खो बैठेंगे। गांधी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर आग है जाकिर। उस दिन मुझे यकीन हुआ कि सही राह पर चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद एतमादी। जाकिर हुसैन बताते हैं कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि मुसलमान होकर तुम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो। मैंने बार बार कहा कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मेरी रूह है। मैंने कभी मजहब की बुनियाद पर तकसीम को कबूल नहीं किया। जब मुल्क में बंटवारे की लहर चल रही थी, मैं तालीम के जरिए इत्तेहाद का चिराग जला रहा था। मैं मानता था कि इत्तेहाद किताबों से नहीं क्लासरूम से आता है। यही सोच मुझे सियासत में भी लेकर गई, लेकिन मैं वहां भी एक टीचर ही रहा। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की जिंदगी थम गई, लेकिन उनकी रूह आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया की मिट्टी में सांस लेती है। वहां से निकलने वाला हर तालिब इल्म उनका जानशीन है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लोग उन्हें बतौर सदरे जमहूरिया याद रखें। वो चाहते थे कि उन्हें एक टीचर के तौर पर ही याद रखा जाए, जिसने मुल्क को किताबों से, नजरियात से और इक़दार से जोड़ा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त
यूं तो तक़सीम ने कईयों के घर उजाड़ दिए थे, लेकिन एक मुहिब्बे वतन का दिल ऐसा टूट गया जो उसे ही नहीं बल्कि दोनों मुल्क के अमन पसंद मुहिब्बे वतन के दिलों में कभी ख़त्म ना होने वाला दर्द दे गया था। ये शख्स थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो हिंदुस्तान की तहरीके आज़ादी में गांधीवादी तरीके से मुल्क की खिदमत कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के वक्त सरहदी गांधी के नाम से मशहूर खान का दर्द यही था कि उनकी कर्म भूमि शुमाल मगरिबी सूबा पाकिस्तान में चला गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा गमों से घिर गए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान 6 जनवरी 1890 को पंजाब के पेशावर में पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान लंदन जाना चाहते थे। इसके लिए घर वाले तैयार नहीं हुए तो वो समाजी खिदमात में जुट गए। फिर बाद में आज़ादी की तहरीक में कूद गए। 1919 में पेशावर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था। इस पर उन्होंने सुलह की तजवीज पेश कर दी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई झूठे इल्जाम लगाए। हालांकि गवाह कोई नहीं मिला, फिर भी 6 महीने के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा हुए तो खुदाई खिदमतगार नाम से एक तंजीम बनाई, जिसने सियासी तहरीक का रुख कर लिया। मुल्क की आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनकी मुलाकात 1928 में गांधी जी से हुई, जो उनके मुरीद हो गए। गांधी जी की अदम तशद्दुद की सियासत उन्हें खूब पसंद थी। जब उनके ख्यालात मिले तो वो गांधी जी के खास होते गए और कांग्रेस का हिस्सा बन गए। आखिरकार आज़ादी की लड़ाई कामयाब हुई और मुल्क के आज़ाद होने का वक्त आया। ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हिंदुस्तान को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया। इसका जिम्मा लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया था। उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसमें कहा कि हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए तकसीम ही वाहिद ऑप्शन है, यानी आज़ादी के साथ ही हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसमें मुल्की रियासतों को ये सहूलियत दे दी गई कि जो जिधर चाहे रह सकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम की बात शुरू हुई तो सरहदी गांधी और उनकी तंजीम खुदाई खिदमतगार उसकी मुखालिफत में खड़े हो गए। जब लगा कि तकसीम रोक पाना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने पाकिस्तान की तर्ज पर ही पश्तूनों के लिए अलग से एक मुल्क की मांग सामने रख दी। इसका कोई असर नहीं हुआ और तकसीम के बाद पाकिस्तान में घर होने की वजह से वहीं रहने लगे। आज़ादी के बाद भी उनकी लड़ाई जारी रही और पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तूनों के हक की लड़ाई जारी रखी। वो आज़ाद पख्तूनिस्तान की मांग की वजह से कई साल जेल में रहे। अपनी कुल 98 साल की जिंदगी का करीब आधा हिस्सा यानी 42 साल उन्होंने जेल में ही गुजार दिया। अपनी आलमी सरगर्मी की वजह से उन्हें 1967 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। 1970 में वो हिंदुस्तान आए और 2 साल रहे। इस दौरान पूरे मुल्क का दौरा किया। 1972 में पाकिस्तान वापस चले गए। 1987 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें आला तरीन एजाज भारत रत्न से नवाजा और ये एजाज पाने वाले वे पहले गैर हिंदुस्तानी बन गए। खान अब्दुल गफ्फार खान का 20 जनवरी 1988 को पेशावर में इंतकाल हो गया। तब भी वे नजरबंद थे। हालांकि जिंदगी भर अदम तशद्दुद का दामन थाम कर चलने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान का आखिरी सफर तशद्दुद का निशाना बन गया। जब उनका जनाजा निकल रहा था तो 2 ब्लास्ट हुए, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। आज़ाद मुल्क के पहले वजीर तालीम रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जद्दोजहद आज़ादी में अहम रोल था। 1923 में वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर चुने गए थे। 1940 के आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना की अलग मुल्क की मांग सामने आई तो सबसे पहले जिन लोगों ने मुखालिफत की उनमें मौलाना आज़ाद सबसे आगे थे। 15 अगस्त 1947 को मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद अबुल कलाम आज़ाद ने उत्तर प्रदेश में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर
संसद पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में एक हिंदुस्तानी घराने में पैदा हुए थे। अबुल कलाम आजाद, जिन्हें आमतौर पर मौलाना आजाद के नाम से याद किया जाता है, हिंदुस्तान के सबसे अहम आजादी के जंगजूओं में से एक थे। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि पाकिस्तान बनने की भी जमकर मुखालिफत की थी। आजादी की लड़ाई में उनकी शुरुआत तहरीक खिलाफत से हुई थी। 1923 में उन्हें पहली बार कांग्रेस का सदर चुना गया था। जिन्ना को समझाने की जिम्मेदारी आजाद को सौंपी गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के सैकड़ों साल तक साथ रहने के बाद अलग होने की मांग मुस्बत नहीं होगी। आजाद के तय जिन्ना की तलखी इतनी थी कि उन्होंने उन्हें खत लिख कर कहा, मैं आपके साथ ना तो कोई बात करना चाहता हूं और ना ही कोई खतो किताबत। आप हिंदुस्तानी मुसलमानों का यकीन खो चुके हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस ने आपको दिखावटी मुसलमान सदर बनाया है? आप ना तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और ना ही हिंदुओं की। अगर आप में जरा सी भी इज्जत नफ्स है तो आप कांग्रेस के सदर ओहदे से इस्तीफा दे दीजिए। 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो तहरीक शुरू की तो मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर थे। उन्हें कांग्रेस के सभी बड़े लीडरान के साथ गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में ले जाया गया और कांग्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। 32 महीनों बाद अप्रैल 1945 में मौलाना आजाद की रिहाई हुई। जब सितंबर 1946 में उबूरी हुकूमत तश्कील दी गई तो शुरू में गांधी और नेहरू की गुजारिश के बावजूद आजाद सेंट्रल कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। गांधी और नेहरू के बार बार जोर देने पर उन्होंने 4 महीने बाद वजीर तालीम का ओहदा संभाला। माउंटबेटन ने ओहदा संभालने के बाद जब हिंदुस्तान के तकसीम का प्रोसेस शुरू किया तब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसकी पुरजोर मुखालिफत की। एक हिंदुस्तानी होने के नाते उन्हें मुल्क को टुकड़ों में बंटते देखना कबूल नहीं था। आजादी के बाद जब हिंदुस्तानी मुसलमानों का पाकिस्तान जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो आजाद ने उन्हें नसीहत देने की कोशिश की। मौलाना ने उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से कहा, आप अपने वतन को छोड़कर जा रही हैं, क्या आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा? इस तरह आपका जाना हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर करेगा। अगरचा मजहब की बुनियाद पर हिंदू आपसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कौम और हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर मुख्तलिफ नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में आपको दूसरी कौम के शहरी के तौर पर देखा जाएगा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जबरदस्त हामी और वकील मौलाना आजाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हो गया। अमृतसर के तारीखी जलियांवाला बाग का नाम किसने नहीं सुना होगा, जब जनरल डायर के हुक्म के बाद सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इसमें न जाने कितने लोगों की जान चली गई। जलियांवाला बाग में उस दिन जो भीड़ जमा हुई थी वो किसी और के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मशहूर लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की मुखालिफत में जमा हुई थी। जब अंग्रेजी हुकूमत ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया तो पेशे से वकील और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी डॉक्टर किचलू ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आवाज बुलंद की। इस कानून के जरिए हुकूमत बिना वारंट के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती थी। 15 जनवरी 1888 को अमृतसर में पैदा हुए डॉक्टर किचलू की अपील का ही असर था कि 30 मार्च 1919 को उनकी अवामी रैली में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसके बाद डॉक्टर किचलू ने 9 अप्रैल को हुकूमत मुखालिफ एक जुलूस की सदारत की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के खिलाफ भी खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया और पाकिस्तान के बनने की शदीद मुखालफत की।
1920 में जब खिलाफत की कोख से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अपने आखिरी दिनों तक जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े रहे। 1924 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने तंजीम नाम से एक रिसाले की शुरुआत की। इसके जरिए से मुसलमानों से कौमी तहरीक में शामिल होने की अपील की। वो नौजवान भारत सभा के फाउंडिंग मेंबर भी थे। डॉक्टर सैफुद्दीन मुस्लिम लीग के नजरिए के सख्त मुखालिफ थे और आखिर तक टू नेशन थ्योरी की मुखालिफत करते रहे। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने भी कांग्रेस से दूरी बना ली। इस दौरान वो कम्युनिस्ट फिक्र से मुतासिर हुए। अमन और दोस्ती जैसी तंजीमों के जरिए से आलमी अमन के लिए काम किया। आज़ादी के बाद सोवियत भारत रिश्तों को सिमत देने में उनका बड़ा हाथ था, जिसके चलते 21 दिसंबर 1954 को उन्हें स्टालिन अमन अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पाने वाले वो पहले हिंदुस्तानी थे। मौलाना हसरत मोहानी जितने अच्छे मुसन्निफ उतने ही अच्छे शायर भी थे। मादरी वतन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है जैसी मशहूर गज़ल लिखी है। मौलाना का शेरी मजमुआ कुलियात हसरत के नाम से मशहूर है। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नया मुकाम दिलाने में अहम रोल अदा किया था। उनके शायरी में समाजी, सियासी, अदालती और आज़ादी का एहसास नजर आता है। मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश लखनऊ के उन्नाव जिले के मोहान कस्बे में 1 जनवरी 1875 को हुई थी। इब्तदाई तालीम पूरी करने के बाद हसरत मोहानी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान ही हसरत मोहानी कई तहरीक का हिस्सा बने, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इससे उनकी आज़ादी का जुनून कम नहीं हुआ। हसरत मोहानी मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे और कई बार जेल भी गए। उनकी अहलिया निशातुन्निसा बेगम, जो हमेशा पर्दे में रहती थी, उन्होंने भी अपने शौहर के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। मौलाना हसरत मोहानी ने एक मैगजीन उर्दू मुअल्ला निकाली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने आज़ादी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया। मोहानी अपनी मैगजीन के जरिए ब्रिटिश हुकूमत के दमन और गलत पॉलिसीज के खिलाफ लोगों को बेदार कराते रहे, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए और उन पर जुर्माना लगाया। जुर्माना ना देने की वजह से वो जेल गए। जेल से छूटने के बाद भी वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहे। मौलाना बड़ी बेबाकी से अपनी कलम के जरिए लोगों को आज़ादी की लड़ाई से रूबरू कराते रहे। अंग्रेज उनकी कलम की ताकत को समझ चुके थे। इसी डर से उनकी मैगजीन बंद करा दी गई, लेकिन अंग्रेज उनका हौसला नहीं तोड़ सके। वो लोगों के दिलों में आज़ादी की मशाल जलाते रहे। मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद वही नारा है जिसे भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी शायरी और लिटरेचर से लोगों में आज़ादी की अलख जगाई। मोहानी हिंदुस्तानी तारीख में पहले शख्स थे जिन्होंने मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया था। हसरत मोहानी ने स्वदेशी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1946 में जब आईन साज असेंबली बनी तो मोहानी को भी शामिल किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान को संवारने के लिए जो बन पड़ा किया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। मजहब की बुनियाद पर मुल्क के बंटवारे की मुखालिफत करने वाले मोहानी ने पाकिस्तान जाने की पेशकश ठुकरा दी और 13 मई 1951 को लखनऊ में आखिरी सांस ली। आज़ादी के बहादुर सिपाही हसरत मोहानी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानी को तारीख में भुलाया नहीं जा सकता। वो हिंदुस्तान में हिंदू या मुस्लिम रियासत नहीं बल्कि स्वराज्य चाहते थे। वो सच और अपने फैसले पर कायम रहने वाले इंसान थे। वो मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी के हामी थे। अपनी जन्मभूमि, अपना मुल्क
उनको जन्नत से भी प्यारा था। आज़ादी के अहम जंगजुओं में से एक मौलाना ने बाबे कौम महात्मा गांधी के साथ मिलकर हिंदुस्तान की तामीर नौ का अहद लिया था। उनकी पूरी जिंदगी जद्दोजहद, आज़ादी और फ़िरका वाराना इत्तेहाद में गुजरी। उनका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन फ्रीडम फाइटर में से हैं जो अपनी आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 14 जनवरी 1911 को कलकत्ता से कामरेड नाम से हफ्तावार अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार में अंग्रेजों की चालबाजियां और आज़ादी की जद्दोजहद के लिए लोगों की कोशिश का जिक्र करते थे। उन्होंने उर्दू जबान में भी एक अखबार निकाला। उनके दोनों अखबारों को लोग खासा पसंद करते थे। उस दरमियान लोग उनसे ये भी कहते थे कि तुम एक अखबार से क्या कर लोगे। तब लेकिन उन्हें भरोसा था कि उनकी कलम तलवार से कम नहीं। इस अखबार के हर लफ्ज में उन्होंने अपने दिल की आग डाली। जब अंग्रेजों ने इसे बंद किया तो उन्होंने दिल्ली से उर्दू अखबार हमदर्द शुरू किया। कामरेड ने उनकी आवाज यूरोप तक पहुंचाई और हमदर्द ने हिंदुस्तान के हर मुसलमान के दिल तक। उन्होंने किसी से डरना नहीं सीखा। उन्होंने लिखा था, अगर हुकूमत हमें इंसाफ नहीं देती तो हमें हुकूमत को बदलना होगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते थे, मैं मुसलमान हूँ पर उससे पहले हिंदुस्तानी हूँ। मैं एक ऐसा मुसलमान हूँ जो हर मजहब को अपना भाई मानता है। मैंने हमेशा कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान एक ही नाव में रहें, क्योंकि अगर नाव डूबेगी तो सब साथ डूबेंगे। मौलाना ने 19 नवंबर 1930 को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा था, मेरे मुल्क को आज़ादी दो या मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन दे दो। मैं यहाँ आज़ादी लेने आया हूँ और उसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मोहम्मद अली जौहर बेहद निडर और बेबाक लीडर थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखे गए उनके एक आर्टिकल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके लिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। 28 दिसंबर 1919 को जब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया तो वो पहले अपने घर, अपने परिवार के पास नहीं गए, बल्कि वो मुल्क की आज़ादी के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कॉन्फ्रेंस के होने वाले जॉइंट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सीधे अमृतसर पहुंच गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर गांधी जी में बहुत यकीन रखते और उन्हें पसंद करते थे। गांधी जी और मोहम्मद अली दोनों ही इस बात पर रजामंद थे कि सियासत को मजहब से अलग नहीं किया जा सकता। बीमारी की वजह से 1931 में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। एक माहिर तालीम, एक वकील, आज़ादी पसंद कारकुन और हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के एक मुजाहिदे आज़ादी थे मौलाना मजहरुल हक। 22 दिसंबर 1886 को पटना के मानेर में पैदा हुए मौलाना मजहरुल हक ने बिहार का नाम खूब रोशन किया। उन्होंने अपने गांव में एक घर बनाया और इसका नाम आशियाना रखा। 1927 में पंडित मोतीलाल नेहरू, 1928 में सरोजनी देवी, पंडित मदन मोहन मालवीय, के.एफ. नरीमन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फरीदपुर में इनके घर आशियाना का दौरा किया था। मौलाना मजहरुल हक गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलम बरदार थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जुडिशियल खदमात के अहम ओहदों को कुर्बान करते हुए समाजी खदमात को तरजीह दी। उन्होंने जंग आज़ादी में खवातीन को शामिल किए जाने के गांधी जी के नजरियात का इस्तकबाल किया और सभी खवातीन को समाजी कामों से जुड़ने की अपील भी की। 1897 में बिहार में अकाल के दरमियान मौलाना ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की और इमदादी कामों में जी जान से लगे रहे।
यही वो दौर था जब मुल्क में आज़ादी के दीवानों का कारवां आगे ही बढ़ता रहा था। अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाने के लिए इकबालियों की सरगर्मियां बढ़ रही थी। सियासी वाकयात भी तेजी से बदल रहे थे और मौलाना मजरुल हक भी इन सब की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। धीरे धीरे वो कांग्रेस से जुड़ गए और एक एक्टिव कारकुन की तरह तन मन और धन से तंजीम की हिमायत करने लगे। मौलाना मजरुल हक ही थे जिन्होंने उस वक्त के बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग की हिमायत की थी। इसी वजह से उन्हें साल 1906 में बिहार कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिया गया था। इस दौरान मौलाना ने तंजीम के लिए जी जान लगा दी। मुल्क में होम रूल तहरीक के दौरान उन्होंने बिहार में इस कदर काम किया जिससे मुतासिर होकर उन्हें बिहार कांग्रेस कमेटी का सदर चुन लिया गया। यही नहीं, मौलाना मजरुल हक ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें 3 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी मौलाना ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद जब मुल्क के सभी बड़े लीडरान और इनकलाबियों ने वकालत और मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का ओहदा छोड़ा तो मौलाना उसमें भी किसी से पीछे नहीं रहे और वकालत के साथ ही ओहदा भी छोड़ दिया। तारीख में दर्ज है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ताउन के लिए मौलाना मजरुल हक ने अपनी 16 बीघा जमीन तक दे दी थी। इसी जमीन पर सदाकत आश्रम और विद्यापीठ कॉलेज खोला गया था। यहीं पर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे आजादी के दीवाने आते और आगे की स्ट्रेटेजी बनाते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान लोगों के अंदर इनकलाब की आग जलाने के लिए साल 1921 में मौलाना मजरुल हक ने द मदरलैंड नाम की एक वीकली मैगजीन भी निकालनी शुरू की। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बढ़ाने के लिए लंदन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अंजुमन इस्लामिया नाम की एक तंजीम भी बनाई थी। इसके जरिए वो मुल्क की आज़ादी के लिए अलग अलग मजहब, फिरकों और जातों के लोगों को मुत्तहिद करते थे। एक कदम इसी सिमत में बढ़ाते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसों के साथ ही स्कूलों की भी बुनियाद रखी। जद्दोजहद आज़ादी के इस सिपाही का 1930 में इंतकाल हो गया। आज़ादी के सालों बाद 1998 में हुकूमत ने उनके नाम से पटना में मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी कायम की। बिहार में उनके नाम पर कई इदारे और सड़कों के नाम भी रखे गए हैं। 7 जुलाई 1854 को भोपाल के इतवारे इलाके में मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह की पैदाइश हुई थी। उनके वालिद शुजाअतुल्लाह खान भोपाल हुकूमत में पुलिस में थे। बरकतुल्लाह भोपाली ने अपनी तालीम भोपाल के रेतघाट में वाक़े सुलेमानिया स्कूल से की थी, जो आज भी मौजूद है। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली को कैलीग्राफी भी आती थी। इसके अलावा अरबी, फारसी, इंग्लिश, जापानी समेत उन्हें 8 ज़बानें आती थी। तालीम हासिल करने के बाद शुरुआती दौर में उसी स्कूल में टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजी मुखालिफ नजरिया रखने की वजह से वो भोपाल छोड़कर चले गए। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर फिर से एक स्कूल में पढ़ने लगे ताकि अंग्रेजी की तालीम ले सके। 1887 में वो लंदन चले गए और वहां पर उर्दू, अरबी और फारसी पढ़ाने लगे। साथ ही वो खुद जर्मन, फ्रांच और जापानी सीखने लगे। उसके बाद वो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में पढ़ाने लगे। इस दौरान वो इंडिया हाउस में लगातार हिंदुस्तानी इनकलाबियों के राब्ते में आते रहे और वहां रहकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद करते रहे। इंग्लैंड के बाद वो अमेरिका, जापान, जर्मनी, तुर्की, अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन, फ्रांस और रोम में गए। उन्होंने जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में अरबी की तालीम भी दी। बरकतुल्लाह भोपाली गोपाल कृष्ण गोखले और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी काफी मुतासिर थे। बरकतुल्लाह भोपाली वो इंसान थे जिन्होंने मुल्क के बाहर रहकर फॉरेन में अंग्रेज मुखालिफ सरगर्मियों को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से उन्हें इज्जत और एहतराम मिला। उन्होंने फॉरेन में रहकर अंग्रेज मुखालिफ खेमा तैयार किया। इसके लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर किया। उनके कौमों के सरबराहों से मुलाकात की, जिसमें रूस के लैनी भी शामिल रहे।
बरकतुल्लाह भोपाली के गैर मुल्की दौरों का मकसद अंग्रेज मुखालिफ ताकतों को जोड़ना था। बरकतुल्लाह भोपाली गदर पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक थे। उनकी खासियत ये रही है कि गदर पार्टी के अखबार गदर के एडिटर भी बरकतुल्लाह भोपाली थे, जो अंग्रेज मुखालिफ इनकलाबी तहरीर लिखा करते थे। बरकतुल्लाह भोपाली की मौत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 20 सितंबर 1927 को हुई। उन्हें इसी उम्मीद के साथ दफनाया गया था कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो उनके जिस्म को हिंदुस्तान में दफन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्हें कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में ओल्ड सिटी कब्रिस्तान में दफनाया गया। 1988 में उनके एजाज में भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया। हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत सी खवातीन ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराए थे। हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले आबादी बानो बेगम इन तहरीक की एक अहम आवाज़ थी। उन्हें बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। बी अम्मा उन पहली मुस्लिम खवातीन में से एक थी जिन्होंने सियासत में सरगर्म होकर हिंदुस्तान को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने में हिस्सा लिया था। आबादी बानो बेगम आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक्टिव चेहरा ही नहीं थी, बल्कि दीगर खवातीन को भी आज़ादी की लड़ाई और सियासत में लाने के पीछे उनका हाथ था। इनकलाबी ख्यालात की हामिल बी अम्मा ने अपने वक्त से पहले कई अहम फैसले लिए थे। – 1850 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुई बी अम्मा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत तरक्की पसंद ख्यालात रखती थी। उन्होंने अपने बेटों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक में पढ़ने भेजा। उनके बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली तहरीक खिलाफत और हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बी अम्मा ने खिलाफत तहरीक की हिमायत में हिंदुस्तान भर में बड़े पैमाने पर सफ़र किया। इसके अलावा उन्होंने तहरीक के लिए चंदा जमा करने में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी रैलियों से तिलक स्वराज फंड के लिए चंदा देने की अपील की, जिसे तहरीक आज़ादी में इस्तेमाल किया जाना था। अदम ताउन की तहरीक के दरमियान बी अम्मा पटना, दरभंगा और भागलपुर तक गईं। जगह जगह की रैलियों से उन्होंने गैर मुल्की सामान के बाइकॉट करने का भी ऐलान किया। खुद पर्दे में रहकर बड़ी बड़ी रैलियों को खिताब किया और खवातीन की बंदिशें तोड़कर मुल्क को आज़ाद कराने वाली तहरीक में शामिल होने की तरगीब दी। बी अम्मा के खिताब में बेगम हजरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी की अहलिया बसंती देवी, सरला देवी चौधरानी, सरोजिनी नायडू और भी कई दीगर खवातीन रैली में शामिल होती थीं। 1990 में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने पायनियर ऑफ फ्रीडम सीरीज में बी अम्मा के एजाज में एक डाक टिकट जारी किया था। उनके नाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया में 2012 में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया। 1924 में बी अम्मा का इंतकाल हो गया। आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम खवातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनमें से सबसे बड़ा नाम था बेगम हजरत महल का। उनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। बेगम हजरत महल की पैदाइश 1820 में अवध रियासत के फैजाबाद में हुई थी। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की अहलिया थीं, जिन्हें अंग्रेजों ने बंगाल में जिला वतन कर दिया था। बेगम हजरत महल ने 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन तंजीम और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर कर दिया था। अवध के हुक्मरान वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल 1857 के इनकलाब में कूदने वाली पहली खातून थी। 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया और ताजदार अवध नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया।
जिसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को तख्त पर बिठाकर अवध रियासत का इख्तिदार सौंपा। 7 जुलाई 1857 ईस्वी से बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ मैदान जंग में उतर गई। वो एक हुनरमंद हिकमत अमली की माहिर थी, जिनके अंदर एक फौजी और जंगी महारत समेत बहुत सी खूबियां थी। उन्होंने अंग्रेजी के चंगुल से अपनी रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजी आर्मी से बहादुरी के साथ डटकर मुकाबला किया था। बेगम हजरत महल सभी मजहब को एक बराबर समझती थीं। वो मजहब की बुनियाद पर कभी भी तफरीक नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी मजहब के सिपाहियों को भी बराबर हक दिए थे। तारीखदानों का मानना है कि वो अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही जंग के मैदान में चली जाती थी। बेगम हजरत महल की आर्मी में खातून सिपाही दस्ता भी शामिल था, जो उनकी हिफाजती ढाल थी। उनमें तंजीम और जद्दोजहद की बेमिसाल सलाहियत थी। आलमबाग की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का डटकर मुकाबला किया, लेकिन हार के बाद वो नेपाल में सियासी तहफ़्फ़ुज़ में चली गईं और 7 अप्रैल 1879 को काठमांडू में उनकी मौत हो गई। काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल को दफनाया गया। उनके ताउन को याद करते हुए 15 अगस्त 1962 में लखनऊ हजरतगंज के विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया था। आज़ादी की लड़ाई की तारीख में 1857 को हमेशा हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी से जोड़कर देखा जाएगा, जो पूरे नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल हिंदुस्तान में फैल गया था। आज़ादी की लड़ाई के इस शानदार दौर में अहम शख्सियात और लीडरान शामिल थे। हालांकि लोग इस जंग को मंगल पांडे, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ लीडरान के लिए याद करते हैं, लेकिन ऐसे कई लीडर हैं जिनके नाम और ताउन काफी पहले भुला दिए गए। ऐसे ही एक हीरो हैं पीर अली खान। 1812 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मोहम्मदपुर में पैदा हुए पीर अली खान सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने घर से भागकर पटना चले गए थे। जिस जमींदार ने उन्हें पनाह और तालीम दी, उसने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। आखिरकार पीर ने पटना में किताबों की दुकान खोली, जिसके बारे में 1857 की बगावत के दरमियान ये समझा जाता था कि इनकलाबियों के लिए मिलने की जगह थी। पटना डिपार्टमेंट के कमिश्नर विलियम टेलर 1855 से 1857 में अपनी किताब में लिखते हैं, पीर अली लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन वो कई साल तक पटना में रहे। वो पेशे से किताब बेचने वाले थे और मुझे पूरा शक है उन्होंने अपना कारोबार यहाँ पर साजिश करने के मकसद से कायम किया था और ये साजिशें बगावत के लिए की गई थी। निडर पीर अली खान जुलाई 1857 में पटना में हुए बगावत के लीडर थे। उन्होंने खुफिया तौर पर अहम रिसाले और पर्चे बांटे और यहाँ तक कि दीगर इनकलाबियों को खुफिया पैगाम भी भेजे। पीर अली खान ने 3 जुलाई 1857 को पटना में हुए बगावत की सदारत की। उन्होंने सबसे पहले शहर के सेंट्रल में रह रहे एक ईसाई पादरी के घर पर धावा बोला, लेकिन पादरी बच निकला। फिर उन्होंने अफीम के एक एजेंट के चीफ असिस्टेंट डॉक्टर लाल का कत्ल किया। इस वाक़े के तुरंत बाद पीर अली खान का पता लगाया गया और दीगर इनकलाबियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बगावत से जुड़ी जानकारी देने के बदले माफी की पेशकश को ठुकरा दिया और उनकी अल्फाज, आप मुझे या मुझ जैसों को हर रोज फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन मेरी जगह पर हजारों खड़े होंगे और आपका मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। इस जंगजू की निडर फितरत और अज़्म की अक्कासी करते हैं। पीर अली खान को 7 जुलाई 1857 को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। तारीख की तरफ मुड़कर देखें तो शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन का किरदार किसी भी मजहब से ऊपर और सियासत से बिल्कुल जुदा है। वो जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अजीम इनकलाबी थे। जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तहरीके रेशमी रुमाल का आगाज किया। दारुल उलूम के पहले तालिब इल्म मौलाना महमूद हसन ने रेशमी रुमाल तहरीक चलाकर आज़ादी की लड़ाई को नई धार दी थी। शेख उल हिंद के इन्हीं खिदमात को देखते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत ने उनके रेशमी रुमाल तहरीक के नाम पर डाक टिकट जारी किया। उनकी पैदाइश 1851 में देवबंद के एक इल्मी खानदान में हुई थी। 1905 में दारुल उलूम की बागडोर संभालने वाले मौलाना महमूद हसन उन आज़ादी पसंदों में से एक थे जिन्हें उनके कल्म, इल्म, तर्ज अमल वगैरह की बुनियाद पर शेख उल हिंद का खिताब दिया गया।
अजीम इनकलाबी मौलाना शेखुल हिंद ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए रेशमी रुमाल तहरीक चलाई थी। ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली पहली इनकलाबी तहरीक थी। उन्होंने अपने ख़ास शागिर्दों के ज़रिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तशहीर की शुरुआत कर लोगों को मुतासिर किया और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तहरीक में हज़ारों मुस्लिम इनकलाबियों को शामिल कराया। इस तहरीक के तहत फिरंगी हुकूमत को तबाह करने के लिए सभी खुफिया मंसूबे रेशमी रुमाल पर लिखकर भेजी जाती थी। इसी से इसका नाम रेशमी रुमाल तहरीक पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन को उनके साथियों मौलाना उज़ैर गुल, हकीम नुसरत हुसैन और मौलाना वहीद अहमद समेत गिरफ्तार कर लिया और रोम सागर के माल्टा जजीरे के जंगी कैद खाने में डलवा दिया था। यहाँ शेखुल हिंद और उनके साथियों ने 4 साल तक बमुशक्कत जेल का दर्द बर्दाश्त किया। जेल की सजा काटने के बाद शेखुल हिंद हिंदुस्तान पहुंचे और महात्मा गांधी से मिलकर आज़ादी की लड़ाई को नई धार दी। 30 नवंबर 1920 में आज़ाद मुल्क का ख्वाब अपनी आंखों में लिए शेखुल हिंद इस दुनिया से रुखसत हो गए। शेखुल हिंद की आज़ादी में दिए गए ताउन को हिंदुस्तानी हुकूमत ने नज़रअंदाज नहीं किया और जनवरी 2013 में हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने महमूद हसन के रेशमी रुमाल तहरीक पर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। हिंदुस्तान की आज़ादी में टीपू सुल्तान का बड़ा रोल माना जाता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंग लड़ी और अपनी रियासत मैसूर को आज़ाद रखने के लिए जद्दोजहद की। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को जिहाद भी माना था। टीपू सुल्तान को अंग्रेज कितना बड़ा खतरा समझते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश कमांडर जनरल हार्ट ने टीपू सुल्तान के मरते ही नारा लगाया था, अब हिंदुस्तान हमारा है। 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में मैसूर के हुक्मरान हैदर अली खान के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। हैदर ने अपने बेटे का नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब रखा था। बाद में इसी बच्चे को टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाने लगा। टीपू सुल्तान को न सिर्फ एक अच्छे हुक्मरान बल्कि जंगजू के तौर पर भी जाना जाता है। 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने 1966 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई मैसूर की पहली लड़ाई में अपने वालिद का साथ दिया और अंग्रेजों को बुरी तरह से शिकस्त दी। उस जंग में टीपू की हिम्मत को देखते हुए वालिद ने उन्हें शेरे मैसूर कहा था। सन 1782 में टीपू मैसूर के हुक्मरान बने थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने टाइगर को अपनी हुक्मरानी की अलामत के तौर पर शेर का इंतखाब किया था। तारीख के औराक में ये लिखा गया है कि जब एक बार सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ शिकार के लिए जंगल में आए थे तो वहां उनके सामने अचानक एक बाघ आ गया था। उस वक्त उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया, जिससे उनकी बंदूक दूर जमीन पर जा गिरी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो बिना डरे बंदूक तक पहुंचे, बंदूक उठाई और बाघ को मार डाला। इसके बाद से उन्हें मैसूर का टाइगर कहा जाने लगा। टीपू सुल्तान की दूसरी एंग्लो मैसूर जंग थी, जिसमें उन्होंने मैंगलोर के मुआहदे के साथ जंग को खत्म किया और कामयाबी हासिल की। 15 साल की उम्र में अंग्रेजों को हराने के बाद सुल्तान के तौर पर भी पहली जंग में टीपू ने जीत दर्ज की थी। ये जंग 1780 से 1784 के बीच लड़ी गई थी। एंग्लो मैसूर जंग टीपू सुल्तान के हुक्मरान के तौर पर दूसरी बड़ी जंग थी। ये जंग श्रीरंगपट्टनम के मुआहदे के साथ खत्म हुआ। टीपू को अपनी रियासत का आधा हिस्सा हैदराबाद के निजाम और मराठा सल्तनत के नुमाइंदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ना पड़ा। ये जंग 1790 में लड़ी गई थी। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1799 में हुई। जब अंग्रेज मैंगलोर मुआहदे की शर्तों से मुकरे तो 1799 में दोनों के बीच अमनो अमान की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की फौज के बड़े अफसर मीर सादिक ने गद्दारी कर दी और वो अंग्रेजों से मिल गया। इसी वजह से करीब 3 महीने की लड़ाई के बाद जंग के मैदान में 4 मई 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। आज की पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन मुल्क और दुनिया भर की खबरों के लिए आप देखते रहिए सलाम टीवी। Will awake to life and freedom.